सम्मोहन के संबंध में जो हम इसके पहले बातचीत कर रहे थे उसमें कुछ बातें स्पष्ट हुई। एक ये कि मानसिक और शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में हम प्रायः सम्मोहित हो जाते हैं या सम्मोहित होने के संभावना या आशंका बनी रहती है। और ये दुर्बलता अनेक प्रकार की होती है, आर्थिक भी होती है, स्वस्थ और अनेक प्रकारों की होती है। दुर्बलता ये दुर्बलता प्रकार कुछ भी हो। और दूसरी बौद्धिक या मानसिक दृढ़ता या बौद्धिक विकास, इसकी कमी से जिस व्यक्ति का या समाज का या कम्युनिटी का अथवा देश का बौद्धिक स्वतंत्रता जितनी ही कम होती है, बौद्धिक आत्मनिर्भरता जितनी भी कम होती है, वो लोग में सम्मोहित होने की संभावना उतनी अधिक होती है। जो लोग अपने विवेक का सदुपयोग करने की संभावना कम होती है, अवसर कम दिए जाते हैं, वो लोग सम्मोहित होने के से ज़्यादा ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं। तो 3 प्रकार से हमारी बौद्धिक अपरिपक्वता, किसी प्रकार की शक्ति की कमी और इन्फीरियरिटी की भावना। इन्फीरियरिटी की भावना, कोई आदमी बहुत जीनियस हो सकता है, लेकिन इन्फीरियरिटी की भावना से कोई लाभ नहीं हो जाएगा। जीनियस होकर भी, टैलेंटेड होकर के, साधारण व्यक्ति होकर के या उससे भी कम होकर के भी हीनता की भावना से ग्रसित हो सकता है। हीनता की भावना ऑफकोर्स कमजोरी की बात हुई। हीनता की भावना से ग्रसित व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता से अथवा अन्य किसी प्रकार की दुर्बलता से, सामाजिक होता तथा बौद्धिक अपरिपक्वता से 3 या 4 फैक्टर ऐसे हैं जिससे कि व्यक्ति को अथवा ग्रुप को अथवा किसी भी यूनिट को कलेक्टिव होने से या इंडिविजुअल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम काम करता है कि वो प्रभावित होंगे। ये 2 प्रकार से प्रभावित होते हैं, एक जानबूझकर के, एक अनजाने में ही। और एक जानबूझकर हम अवसर देते हैं प्रभावित होने का। इसका 2 इतिहास का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। एक है रोम का। रोम बहुत उस समय ऊँचा था, उसमें एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया कि सूर्योदय के पहले उसको मृत्युदंड मिलेगा। उसका जो सपोर्टर सेनेट में था वो बहुत अच्छा वक्ता था। वो उसके डिफेंस में भाषण देने लगा और भाषण में लोग इतने सम्मोहित हो गए कि कब सवेरा हुआ किसी को पता नहीं लगा। और जब उसने भाषण समाप्त किया तब तो सवेरा हो चुका था और मृत्युदंड तो सवेरा होने के पहले ही देना था, मृत्युदंड दिया ही नहीं जा सका, समय बीत गया था। सीनेटर लोग काफ़ी चुने हुए थे, रोम के सेनेटर काफ़ी अच्छे माने जाते, प्रजातंत्र का या जो भी उनका तंत्र था। लेकिन इस प्रकार वो भूल गए, समय का उनको ध्यान ही नहीं रहा, उसके भाषण सुनने में इतना तल्लीन हो गए, इतने इनग्रॉस हो गए, उनको पता ही लगा कब सूरज निकला। और इतने देर तक वो बोलता रहा, रात भर बोलता रहा। एक इतिहास की हिस्ट्री जो कि बहुत नज़दीकी घटना है वो वॉरेन हेस्टिंग्स की है, जो यहाँ का गवर्नर जनरल रह चुका था। और वो गया तो वहाँ पर इम्पीचमेंट महाभियोग चला गया, जहाँ दोनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों के सदस्य बैठे और उनके ऊपर अभियोग चला गया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। और जब कि उसने अवध की बेगमों का गहना छीनने का जबरदस्ती ले रहा था, बात चर्चा होने उसका, जब अब ये अभियोग शुरू किया तो जो दर्शकों के दीर्घा में बैठी थी महिला, उन्होंने इसके ऊपर चप्पल जूता फेंकना शुरू किया वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। इतना सब कुछ चार्जेस उसके ऊपर लगे, इतने लोग विरोध में गए। लेकिन अंत क्या हुआ, जब एडमंड बर्क उसके ऊपर अभियोग लगा रहा था और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाषण ओरेटर रहा है वो, लेकिन उसका साथ बहुत प्रभावित किया उसने पूरे हाउस को। लेकिन जब उसका भाषण समाप्त हुआ और अंतिम बोलने वाला था, तब जब वोट देने की बात आई तो वोट को स्थगित कर दिया गया इस आधार पर हाउस वॉज अंडर द स्पेल ऑफ एडमंड बर्क। ये जो पूरा सदन एडमंड बर्क के
सम्मोहन में पड़ चुका था। तो सम्मोहन में पड़ चुका है तो उसकी बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, फैसला नहीं कर सकता, इसलिए वोट नहीं दिया जाए, वोट दूसरे दे दिया जाएगा। जबकि एडमंड बर्ग के भाषण के वक्तृता के प्रभाव से वो लोग मुक्त होंगे और तो स्वतंत्र रूप से सोच सकेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या सजा मिलनी चाहिए अथवा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वोटिंग पोस्टपोन कर दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स छूट गया। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं। आप स्वेच्छा से जिसको वोट दीजिए, साधारण अनुभव है कि कौन स्वेच्छा से वोट देता है। अनेक व्यक्तिगत, अनेक जातिगत, अनेक कास्टगत और अनेक जो कि हमको प्रभावित करते हैं और वोट देने के बाद से पाते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं थी, जो होना था जैसा था। जब हम वोट देते हैं तो क्या हम सम्मोहित अवस्था में नहीं रहते हैं? छोटे छोटे उदाहरण देखिए। एक नेता, तथाकथित पॉलिटिकल नेता जो भी इलेक्शन का भाषण देने आते हैं, वो 10-20 उनके अपने आदमी हैं, ताली बजाते हैं। ये पैसा मिलता है, ताली बजाते हैं। लेकिन उनकी देखा देखी बाकी लोग भी ताली बजाते हैं और बिना पैसे की ताली बजाते हैं। ये क्या है? सम्मोहन तो है। नेताजी को गाली भी देने वाले कम नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा लच्छेदार बातें होती हैं, ऐसे ऊँचे ऊँचे वादे होते हैं, ऊँचे ऊँचे आदर्श होते हैं कि ठीक समय से उनके अपने पेड़ लोग चमचा ताली बजाते हैं और दूसरे भी उनके प्रभाव में या नेताजी के बातचीत के लच्छेदारपना में। और उसके अतिरिक्त जब घर से निकलते हैं और नेताजी की बातें सुनने जा रहे हैं तो आधे प्राइज तो हो चुके रहते हैं। ये उदाहरण है अज्ञात और ज्ञात सम्मोहन का। ये ज्ञात सम्मोहन में आता है और एडमंड बर्ग का और जो सेनेटर था रोमन सेनेट का, दोनों अज्ञात आते हैं, पता ही नहीं था और ऐसा हो गया। सम्मोहित हो गए, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जो आप नेताजी का वोट देखना चाहते हैं, आपको पता रहता है और आप सम्मोहित होते हैं, आप तैयारी कर चुके रहते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता को दो प्रकार की आप अपनी स्वतंत्रता को गंवाते हैं, एक तैयारी करके, एक अज्ञात रूप से। हम सभी कहते हैं कि एक परम कोई नियम विधि बेकार से चीज़ है। उसका उदाहरण सावरकर का है। वो सम्मोहित नहीं होते थे। उनके बेटे की शादी थी, उनका अपना विश्वास था कि ये जो कर्मकांड है कोई आवश्यक नहीं, इसकी ये कुछ माने नहीं रखता है। तो उन्होंने शादी के समय इकट्ठा जो थे उसके बीच में उन्होंने प्रतिवाद किया। लेकिन सावरकर एक और घर के लोग अनेक, रिश्तेदार भी हैं, तो कौन की बात सुनता, वो अपना कार्यक्रम चलता रहा। सावरकर ने देखा कौन की बात कोई नहीं मानता है, तो उठ करके दूसरे कमरे में चले गए। वो सम्मोहित नहीं हुए। एक तीव्र इच्छा शक्ति वाला आदमी सम्मोहित नहीं होता, उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। कहानियाँ कुछ भी हैं, लेकिन वो उसका लगा कि हम ना अंग्रेज़ों का साथ देंगे सेकेंड वार में, ना हम जर्मनों का साथ देंगे, हमें क्या मतलब, वो लड़े मरे, हमको क्या मतलब। मतलब स्वतंत्र विचार का, जबकि गांधी बोलते थे कि अंग्रेज़ों का साथ दो, और चलता था पता नहीं क्या क्या। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का एक उदाहरण है। हम किसी के व्यक्तिगत मामलों में या किसी के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के बारे में हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये हमेशा और हमेशा से होता आ रहा। र्यूमर सम्मोहन का बहुत बढ़िया साधन है। एक हाथ का ककड़ी था, 9 हाथ का बीज हो गया। जिसको बताया कि 9 हाथ का बीज है, वो थोड़ा दिमाग उसके पास था। उसको कुछ समझाया कि नहीं होता है, वो मान गया कि 9 हजार किस कहते सुनते हो गया, लोगों ने कहा है तो सही कहा होगा। तो बेचारा जिसने पूछा था एक हाथ का ककड़ी में 9 हाथ का बीज, तो ये कन्विंस अल्टीमेट हो भाई, जो आप बातें 8 आदमी 9 आदमी बोल रहा है वो तो सही ही होगा ना, हिप्नोटाइज। अब वो इतना कन्विंस हो गया कि बाहर निकला और उसने दूसरे से कहा एक हाथ का ककड़ी होता, उसका ऐसा ककड़ी जिसका 9 हाथ का बीज है। दूसरा आदमी जो थोड़ा अपनी बुद्धि था, झूठ मत बोल, भले नहीं सच बोल रहे हैं लोग, 9-10 लोगों ने कहा है, भला झूठ है, मैं सच बोल रहा हूँ। दूसरे में नहीं, उन्होंने कहा है वो सच कहा है, वो ठीक है, और तुम कहा तुम आधा सच कह रहे हो क्या। अच्छी 10 हाथ, एक ककड़ी का हाथ, एक ककड़ी का बीज 10 हाथ का होता है। ये बोले कैसे, हम तो 9 हाथ का सुने। नहीं यार, तुमने अपना हाथ तो जोड़ा ही नहीं। अब आगे से बोलना कि 10, क्योंकि तुम भी शामिल करो उसमें ना।
यू आल्सो आर अंडर हिप्नोसिस। लेकिन जो आदमी ने मजाक किया था कि तुम अपना नाम भी जोड़ते क्यों नहीं, वो आदमी मैच्योर था, बौद्धिक रूप से, भावात्मक रूप से, और संभवतः ककड़ी खरीदने के मामले में भी। इस पर हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हम सम्मोहित हो रहे हैं अथवा नहीं सम्मोहित हो रहे हैं। ये दुर्बल मानसिक अवस्था हम हो सकते हैं, लेकिन इसकी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी तो कर लीजिए। ऐसे भी केस आए हैं कि कोई लड़की हिस्ट्रिया है, अब क्लास में कुछ उसको हो गया, थोड़ा आ जाता है, किसी को भी आ सकता है, और हिस्ट्रिया औरतों को होता है, मर्दों को भी होता है, इसलिए औरतों पर ही आप मन बोझा डालिए। मर्दों को हिस्ट्रिया होता है, औरतों को होता है। तो वो हिस्ट्रिया को थोड़ा आ गया, फिर उसमें 2-3 और लड़कियों को आ गया, उसके बाद और का आ गया। टीचर परेशान हो गया, प्रिंसिपल को बुलाया, प्रिंसिपल थोड़ी घात थी, उसे जोर से डांटा, तुम लोग को नौटंकी हम जानते हैं, नालायक, पढ़ना नहीं तो लोग जोर से डांटा। ये डिहिप्नोटाइज हो गया। क्या है, एक को देखा जिसका कोई मानसिक कारण था, तो दुर्बल मर्द की दूसरी लड़की ने उसको देखकर तीसरी, एक दूसरे से जिसको छूत की बीमारी, नॉट छूत की बीमारी, इट इज़ जस्ट हिप्नोसिस। एक वैसा अनरीजनेबल, इरैशनल, जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारी विचार शक्ति का उसमें कोई लेना देना नहीं है, जहाँ हम ये पाते हैं और फिर भी हम प्रभावित होते हैं। वहीं से जो हिप्नोसिस शुरू होता है वो दूसरी लड़की में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ, और बढ़ता कि कितना क्या होता है वो तो बताना मुश्किल है। जब प्रिंसिपल, बहुत कड़ी प्रिंसिपल, उसने आके सबको डांटा तो डिहिप्नोटाइज हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे आपका चुंबक है, लोहे से आप चुंबक से एक लोहे को आप चुंबक बना सकते हैं, लेकिन वो आपने मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद से आप उसको टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी के सामने रख दीजिए तो उसके जो कण हैं वो अपसेट आ जाएंगे -+ के, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो उसी प्रकार हिप्नोटाइज भी वही धंधा है, वही हिप्नोटाइज भी वही धंधा है। ये जो प्रक्रिया है हिप्नोसिस की, ये एक्सप्लेन करने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि कोई रहस्य नहीं है इसमें, कोई मिस्टिक नहीं है, मिस्टिसिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है जो ये भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, इट इज़ जस्ट ए मेंटल स्टेट है जो कि मानसिक दुर्बलता या अपरिपक्वता के कारण है। कोई भूत प्रेत अलग होता होगा, भूत प्रेत का किस्सा तो अभी हम लोग कुछ चर्चा कर नहीं रहे, तो साधारण रूप से सम्मोहन के संबंध में विचार करने में हम लोग ये बातें काफ़ी रिलेवेंट हैं। अब आगे चलते हैं कि क्या सब कुछ जो हम दूसरे के प्रभाव में आते हैं, क्या सब कुछ हिप्नोसिस है? हम किसी महात्मा के श्रद्धा होती है, हम सर झुका लेते हैं, हम किसी महापुरुष का, कोई त्यागी का, जिसने संसार में, हमने बुद्ध के फोटो देखा, हमने श्रद्धा से सर झुका लिया, क्या हम हिप्नोटाइज हो गए बुद्ध के फोटो से? उसी प्रकार किसी माँ को अपने गरीबी में फुटपाथ में सो रही थी, कपड़े बिल्कुल नहीं था, जाड़ा था, अपने बच्चे को, मैं देखा है रात के 11 बजे अपने बच्चे को चिपका रही है, इतना ठंडा, दोनों को ठंडा रख सिकुड़ रहा है, लेकिन माँ क्या करती है, और अपने बच्चे को चिपकाते मैंने देखा है, और उसका जो शाल था इतना छोटा है दोनों के लिए कि अपना शाल बच्चे पर देती है, अपने ठंडे में रहती है। मुझे उस माँ के प्रति बहुत श्रद्धा हुई, बहुत श्रद्धा हुई। क्या मैं हिप्नोटाइज हो गया था उससे? क्या उस दृश्य में मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था? क्या मेरे उसके प्रति जो मेरा भाव था उससे? बिल्कुल नहीं, मैं स्वतंत्र व्यक्ति था, मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था, हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, किंतु मेरे मन में उस माता के प्रति जो अपने शिशु के लिए इतना त्याग कर रही है, अपने शरीर को भूल गई, जिसके लिए जो शरीर को भूल जाते हैं उनको हम बहुत महात्मा समझ लेते हैं, और यहाँ तो महात्मा के बड़ी महात्मा उसकी गरीबी ने बनाया है, उसको भी तो आप देखिए, श्रद्धा हुई उसके प्रति। जो इंडियन साइकोलॉजी को तो उसमें श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भक्ति सबका महत्व है। इस मामले में भी हम वेस्ट से, यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी से और भारतीय मन शास्त्र से हम
थोड़े अलग हैं।